सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 20 शिक्षा व्यवस्था कैसी हो। आइए गायत्री मंत्र के साथ गुरु शक्ति का स्मरण करते हैं स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि एक बताया कि बहुत ही आवश्यक जो विषय है ना वो पढ़ाए जाने चाहिए। बच्चों को ओवरबर्डन नहीं करना चाहिए। हम लोग इतना कुछ पढ़ते हैं अपने स्कूल्स में जिसकी लाइफ लॉन्ग कभी आवश्यकता नहीं पड़ती है। और वो क्यों पढ़ना है? वो बच्चों के ब्रेन का सही यूटिलाइजेशन नहीं है। उनको जो प्रतिभा जो शक्ति मिली हुई है उसका सही यूटिलाइजेशन नहीं है। इनफैक्ट हम उन पर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। और आजकल तो माता पिता ही नंबर और मार्क्स के पीछे इतना भागते रहते हैं। सॉरी टू से सैड, लेकिन ऐसा ये सत्य है। मार्क्स कम आ जाते हैं तो माता पिता की हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ जाती है। बच्चे को तो पता ही नहीं है। अभी बच्चे को तो हम बता रहे हैं। एक छोटे बच्चे को थोड़ा ना पता होता है कि क्या 80% होता है, क्या 90 और क्या 100। हमने उसके दिमाग में ये इन्फॉर्मेशन फीड करी है। दूसरा, गुरुदेव ने शिक्षा और विद्या की बात करी। गुरुदेव ने कहा आप उसको कुछ भी नाम ले लो। आप बोलो उसको सांस्कृतिक शिक्षा, आप उसको नैतिक शिक्षा बोलो या आध्यात्मिक शिक्षा बोलो, लेकिन शिक्षा वो है जो एक जिम्मेदार नागरिक बनाए। शिक्षा वो है जो हर परिस्थिति में मनुष्य को बाहर निकलने की शक्ति दे, आत्मबल प्रदान करे, वो शिक्षा है। और शिक्षा वो है जो समाज का नेतृत्व कर सके सही दिशा में, सही और गलत को आइडेंटिफाई करके। तो लेकिन अभी जो स्कूल्स में प्राप्त हो रहा है वो एक्चुअली शिक्षा नहीं है। तो ये बात आ रही थी कि ये सारी किताबें स्कूलों में एक चैप्टर ऐसा होना चाहिए, एक क्लास, एक पीरियड ऐसा होना चाहिए जिसमें ये सब भी इंक्लूडेड हो जाना चाहिए। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, गुरुकुल परंपरा का पुनर्जागरण हो। प्राचीन काल में गुरुकुल परंपरा को जीवित किया जाए। प्राचीन और शिक्षा के साथ साथ अगर संभव हो तो ऐसा प्रयत्न किया जाना चाहिए कि बच्चों को बोर्डिंग में रखा जाए। प्राचीन काल में गुरुकुल प्रणाली थी और बहुत ही अच्छी और बहुत ही मुनासिब प्रणाली थी। अक्सर देखा गया था कि घरों का वातावरण उतना अच्छा नहीं होता था। प्रत्येक परिवार में उतनी सांस्कृतिक व्यवस्था नहीं होती थी। घर में अनेक लोग रहते थे, अनेक तरह के लोग रहते थे, उनको अपने साथ मिलाकर ही चलना पड़ता था। हिंदुस्तान जैसे संयुक्त परिवार प्रणाली के देश में मान लीजिए कोई बाप हुक्का पीता है, कैसे मना किया जाए? कोई माँ गाली देने की अभ्यस्त है और लड़ाई झगड़ा करने की अभ्यस्त है, माँ को कैसे घर से बाहर निकाल दें? घर का वातावरण सही रखना हर किसी के बस का काम नहीं, किसी न किसी से बन ही पड़ता है। अच्छे वातावरण में जब तक बच्चों को नहीं रखा जाएगा तब तक बच्चों का नैतिक और सांस्कृतिक और आत्मिक विकास नहीं हो सकता। कौन से 3 विकास? नैतिक विकास, सांस्कृतिक विकास और आत्मिक विकास। इसलिए पुरानी पद्धति यह थी कि जहाँ शिक्षण दिया जाए वहाँ उसका उनको संरक्षण भी दिया जाए। ये प्रथा गुरुकुलों द्वारा संभव थी क्योंकि वहाँ महर्षियों के आश्रम थे। ऋषियों की धर्मपत्नियां उत्कृष्ट विचारधारा वाली थी। जहाँ के सहायक अध्यापकों से लेकर कर्मचारियों तक सब उसी स्तर के बने हुए थे जो बच्चों के ऊपर एक स्वस्थ प्रभाव डाले। बच्चों के लिए कुमार्ग पर जाने की कोई गुंजाइश जहाँ हो ही ना, गाली देने की गुंजाइश हो ही ना, कामचोर बनने और आलस में पड़े रहने की गुंजाइश ना हो, बूढ़े लड़कों के साथ खेलने की गुंजाइश ना हो। इस तरह की सारी गुंजाइश जहाँ नहीं रहती वहाँ का वातावरण बढ़िया बन जाता है। वातावरण का प्रभाव बच्चों के मन और मस्तिष्क पर पड़ता हुआ चला जाता है। जब बड़े होते हैं तो श्रेष्ठ नागरिक होते चले जाते हैं। आज भी इसी तरह की शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है। बच्चों को जब भी माँ बाप खाना खिलाते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, फीस और पढ़ाई का खर्च तो देते ही हैं, तो उनको आंखों के आगे रखकर खर्च उठाया जाए, ये तो कोई बात नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो खर्च माँ बाप के लिए उठाते हैं वह खर्च उस तरह की शिक्षा प्रणाली के लिए गुरुकुल को दे दिया जाए। वहाँ बच्चों की न केवल शिक्षा बल्कि सारी की सारी दिनचर्या का क्रम ढल जाएगा। अपनी शिक्षा में इस तरह की क्रांति की आवश्यकता है जहाँ बच्चों की पढ़ाई से लेकर के उनकी दिनचर्या, उनके विचार करने की शैली से लेकर बौद्धिक व्यवस्था, बौद्धिक ज्ञान के अभिवर्धन की पूरी गुंजाइश रहे। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं गुरुकुल परंपरा को के पुनर्जागरण के लिए। अब या तो हमारे घर का जो एनवायरनमेंट है एज एन इंडिविजुअल वो बिल्कुल ऐसा हो जाए, एकदम दिव्य एनवायरनमेंट हो जाए जो बिल्कुल गुरुकुल जैसा हो जाए, जहाँ पर सब सात्विक हो, खाना पीना सात्विक हो, दिनचर्या सात्विक हो, समय से सोना, समय से उठना, एक डिसिप्लिन रूटीन हो, भक्ति तत्व का समावेश हो, ज्ञान का समावेश हो, हर चीज़ का जितनी आवश्यकता है उस स्वरूप में समावेश हो। और अच्छे चिंतन, टीवी पर कुछ ऐसा ना चलता हो जो चलने योग्य नहीं है। अच्छे डिस्कशंस घर में होते हो जहाँ हम प्रॉब्लम पर नहीं सॉल्यूशन पर डिस्कस करते हो। या तो घर का वातावरण बदल दिया जाए। अब वो तो जॉइंट फैमिलीज हैं या जॉइंट भी नहीं है, इंडिविजुअल फैमिलीज भी हैं, तो आपको बहुत कॉमन व्यसन तो मिल ही जाएंगे। जैसे कहीं पर स्मोक है, कहीं पर ड्रिंक है, कहीं पर चीखने चिल्लाने की आदतें हैं, कुछ ना कुछ आपको घरों में ऐसा मिल जाएगा
जो नहीं होना चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये है कि हम अपने घर में परिवर्तन कर लें, एटलीस्ट अपने में परिवर्तन कर लें, क्योंकि बच्चे पर सबसे ज़्यादा माता पिता का प्रभाव पड़ता है और भी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। बच्चा क्योंकि जैसे जैसे ग्रो करता है, पेरेंट पहले अपना फोल्डर है, फिर एक पेरेंटल फोल्डर है, फिर एक सोशल फोल्डर है, और ये बच्चे पे भी डिपेंड करेगा। अगर बच्चा इन्फ्लुएंशियल लर्नर है तो उसके ऊपर हर फोल्डर का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। जो इन्फ्लुएंशियल लर्नर है वो तो जहाँ जाएगा वहाँ से सीख आएगा। तो एक ऐसी गुंजाइश में बच्चे को रखना, एक ऐसे पर्यावरण में रखना जहाँ आसपास ऐसे बच्चे ना हो जो कि जो कि जिनको समझाया नहीं जा सकता ड्यू टू एनी रीजन। तो ये गुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं कि फिर माता पिता को अपने दिल को बड़ा करना है। अनासक्त माता पिता के जैसे अटैचमेंट होता है जो मुझे मेरे बच्चे से दूर नहीं करता। बड़े होके सारे बच्चे हॉस्टल जाते हैं, पर हम हॉस्टल भी ढूंढे तो ऐसा ढूंढे जो दिव्य हो, जहाँ का वातावरण दिव्य हो। और आज की डेट में भी ऐसे हॉस्टल्स अवेलेबल हैं जहाँ पर शिक्षा और विद्या दोनों को इक्वल महत्व दिया गया है। जब हम ढूंढेंगे तो हमें मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी अवेलेबल हैं। तो यही बात गुरुदेव यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक ऐसा जैसा बच्चे को माहौल मिलेगा वैसा बच्चा बन जाएगा। तो हमें बच्चे को एक अच्छे माहौल में रखने के लिए जो भी कदम उठाने पड़े हमें उठाने चाहिए। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, भावी पीढ़ी के निर्माण को लेकर एक राष्ट्रीय कर्तव्य मानकर दूसरे स्रोतों से खर्च में कटौती करें। अगर आप कह रहे हैं कि हमारे पास फाइनेंस नहीं है, तो गुरुदेव क्लियर कह रहे हैं कि यहाँ पर भावी पीढ़ी के नवनिर्माण की बात है। तो आपके जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं उनको कट करिए और बच्चे को सही दिशा में, बच्चे के लिए खर्च कीजिए और सही तरीके से और सही दिशा में खर्च कीजिए। अच्छा हो कि अपनी भावी पीढ़ी का निर्माण करने के लिए अगर इस सिलसिले में थोड़ा ज़्यादा भी खर्च उठाया जाना हो तो उठा लिया जाए। तरह के टैक्स लगाए जा सकते हैं या दूसरी चीज़ों पर कमी की जा सकती है। ये जो कि मनुष्य के जीवन और मरण का प्रश्न है, नई पीढ़ी का प्रश्न है, आदमी बनने का प्रश्न है। आदमी को बनाना मतलब समाज को बनाना, राष्ट्र को बनाना, भावी व्यवस्था को बनाना। अगर उसके लिए हमको शिक्षा पर खर्च करना भी पड़ता हो और टैक्स देना भी पड़ता हो और सरकार को भी बड़ी व्यवस्था बनानी पड़ती हो, तो इसके लिए प्रबंध किए जाने चाहिए। कितना इम्पोर्टेंट है ये बच्चों का नर्चर, बच्चों को सही तरीके से नर्चर करना, क्योंकि हिंदुस्तान भारत अब जो चेतनाएं जन्म ले रही है ना, भारत उनके कंधों पर खड़ा होगा। जो नया विश्व आएगा, जो युग निर्माण होगा, वो इसी पीढ़ी से होगा जो अब पीढ़ी जन्म ले रही है। क्योंकि ये साधारण बच्चे जन्म नहीं ले रहे, ये एक एक दिव्य प्रतिभा के धनी बच्चे जन्म ले रहे हैं और दिव्य शक्तियों के साथ ये बच्चे जन्म ले रहे हैं। अब ये माता पिता के ऊपर है कि इनकी प्रतिभा को जागृत करके उसको सही दिशा में मोल्ड कर दिया जाए। अगर बचपन में श्रेष्ठ संस्कार नहीं मिले तो एनर्जी बर्म्स है ये, और इनकी एनर्जी अगर सही दिशा में नहीं लगी तो फिर वो एनर्जी नुकसान भी कर सकती है। और अब निश्चित है कि जब सतयुग आना है तो सतयुग आएगा तो सतयुगी आत्माएं भी तो आएंगी, और सतयुगी आत्माएं आएंगी तो वो इतनी पावर के साथ जन्म लेंगी, जन्म लेते के साथ ही उनकी प्रतिभा, उनकी पावर, उनकी शक्ति, उनकी एनर्जीज बहुत हाई होंगी। अगर हमने उसी टाइम से उनकी एनर्जीज को चैनलाइज नहीं किया, जैसे हनुमान जी में कितनी सारी शक्ति थी ना, उस शक्ति को जब तक चैनलाइज नहीं किया गया तब तक वो क्या करते थे, उत्पात मचाते थे, सबको परेशान करते थे, और फिर उनको श्राप मिल गया और उनकी सारी शक्तियां सो गई। लेकिन जब राम के काम के लिए उनकी शक्ति को जगाया गया, उसको एनर्जाइज किया गया, चैनलाइज किया गया, तो वो शक्ति कितने श्रेष्ठ काम में काम आई। तो यही है, हमारे बच्चे हनुमान से कम नहीं है। अब जो बच्चे इस दुनिया में आने वाले हैं वो हनुमान से कहीं कम नहीं है। लेकिन हम माता पिता के जैसे माँ अंजना बन तो सकें, अंजना वाले गुण हमारे अंदर आ तो सकें, हम वो एनर्जी को चैनलाइज कर तो सकें। तो उसके लिए खुद को भी सॉल्टेड होने की आवश्यकता है। तो खुद की भी शिक्षा और खुद की भी विद्या की आवश्यकता है। अपनी विद्या के बारे में फोकस कर लीजिए कि क्या हम सहज हैं, हमारे अंदर करुणा, संवेदना के दिव्य गुण, जो एक दिव्य गुण मानव में होने चाहिए, वो हम में हैं या नहीं। एज अ पेरेंट जब हमारी जागृति हो जाएगी तो बच्चों की जागृति तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगी, अपने आप हो जाएगी। आगे लिख रहे हैं गुरुदेव, शिक्षा और विद्या की उपयोगिता और शिक्षा के स्वरूप के बारे में हर विचारशील आदमी को चिंतन करना चाहिए। अपनी इस राष्ट्र की प्राथमिक आवश्यकता और महती आवश्यकता का समाधान करने के लिए कोई ऐसा हल ढूंढ निकालना चाहिए जिससे अपना देश शिक्षित बन सके, साक्षर बन सके, विद्यावान बन सके, गुणी बन सके और व्यक्तित्व का विकास करने वाला बन सके। ऐसे व्यक्तित्वों का विकास और ऐसी शिक्षा प्रणाली ही हमारे देश को ऊंचा उठा सकती है, हमारे धर्म और संस्कृति को और राष्ट्र को मजबूत बना सकती है और विश्व शांति का आधार बन सकती है। आज की बात यहाँ समाप्त। गुरुदेव जब भी कोई प्रवचन खत्म करते हैं तो वो बात गुरुदेव की वहाँ जरूर समाप्त हो जाती है, लेकिन हमारे विचारों में जागृत हो जानी चाहिए कि अब जो उन्होंने बताया वो हमारे विचार में किस कदर प्रवेश किया, कहाँ तक प्रवेश किया, और हम उसमें से हमने अपने लिए क्या पिक किया और हम कौन सा एक पैरामीटर चूज करके उस पर काम करेंगे। वो हमको जागरूक होने की आवश्यकता है। और यहाँ गुरुदेव इस पैराग्राफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि
विद्या इस राष्ट्र की प्राथमिक आवश्यकता है और सबसे इम्पॉर्टेंट आवश्यकता है। बच्चों को अगर देश का निर्माण करना है, युग का निर्माण करना है, तो बच्चों का निर्माण करना बहुत आवश्यक है, एक्सट्रीम आवश्यक है। तो अगर हम वो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे? एटलीस्ट हम मिनिमम कंट्रीब्यूशन ये तो दे ही सकते हैं कि अपने अपने अंदर चेंजेस ले आएँ और अपने बच्चों को विद्या का गुण दें, अपने बच्चों के अंदर वो विद्या जागृत करें। उसके लिए हमें जो करना पड़े, अच्छी कहानियाँ सुनाइए बच्चों को, घर का माहौल चेंज कीजिए, वातावरण चेंज कीजिए, बच्चे को जिम्मेदारी लेने का, कर्तव्य बोधी होने का एहसास बताइए कि कर्तव्य परायणता क्या होती है, श्रेष्ठ संवेदनाएं, श्रेष्ठ भावनाएं क्या होती हैं, देने का भाव क्या होता है, मनुष्य में देवत्व का जागरण क्या होता है। और अपने कर्म से, अपने व्यवहार से ज़्यादा बताया जा सकता है। जैसे मान लो कोई बर्थडे ही है, बच्चे का घर में बर्थडे आया, तो हम बर्थडे को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमको दोनों पैरामीटर से बच्चे को बर्थडे सेलिब्रेट करके देना चाहिए। बर्थडे का मीनिंग बताएं, पंच तत्वों का पूजन बताएं, 5 एलिमेंट्स के बारे में बताएं। ये छोटे छोटे टिप्स हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें। हम बच्चे को बर्थडे पे केक कटवा के कैंडल बुझवा देते हैं, इसके आगे पीछे उसको नहीं बताते। नहीं, उसको बताना चाहिए कि आज के दिन तुम पंच तत्वों से मिलकर बने हो और तुमको इन पंच तत्वों को थैंक यू बोलने की आवश्यकता है। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिनके माध्यम से हम बच्चों के अंदर विद्या का संस्कार जागृत कर सकते हैं। तो यही गुरुदेव कह रहे हैं कि हर इंसान अपने बूते रास्ता निकाल ले, पर रास्ता निकाले और नई पीढ़ी का निर्माण करना है तो अभी से वो जागरूकता आवश्यक है। इसी के साथ इस किताब का स्वाध्याय आज समाप्त हो जाता है और हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। कल नई किताब के साथ मिलेंगे। सभी को बहुत बहुत आभार। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।